हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल वर्ड। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल वर्ड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें साइंस क्या होता है, साइंटिफिक मेथड्स क्या होती है, फिजिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या होते हैं फिजिक्स में, इसके बारे में स्टडी किया था। नाउ वी विल स्टार्ट स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स कितनी बड़ी हो सकती है, फिजिक्स का एरिया क्या है ना, हम अगर उस लैंग्वेज में समझें तो स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स कितनी बड़ी हो सकती है। तो फिजिक्स हम अगर अराउंड अगर देखते हैं तो फिजिक्स कितनी बड़ी हो सकती है। फिजिक्स एक पूरा यूनिवर्स से लेकर एक छोटा पार्टिकल है ना, तो ये एक रेंज हो जाएगी है ना। तो फिजिक्स को हम मेनली दो टू डोमेन्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मीन्स जिसको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, उसको बोलेंगे हम मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिसको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं है ना, उसको क्या बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप की हेल्प से जिसको हम देखते हैं उसको बोलेंगे हम माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जो बड़े होते हैं, जो हम हमारी आंखों से हम इजीली देख सकते हैं है ना। तो ये हो गया एक फिजिक्स का स्कोप बड़े बड़े लेवल पर, कि जो हम हमारी आंखों से देख सकते हो, जो नहीं देख सकते, वो टोटल वो सब क्या आएगा इसका स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो ये दो डोमेन हो गए। अब रिसेंटली एक और डोमेन बताया गया है जिसको बोलते हैं थर्ड डोमेन इन बिटवीन ऑल्सो। अब उसके बीच में मतलब बिल्कुल नहीं देख सकते और उससे थोड़ा सा ज़्यादा जिसको हम देख सकते हैं, मतलब वो इतना बड़ा भी नहीं है कि यूनिवर्स है और इतना छोटा भी नहीं है कि उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। मतलब कुछ हंड्रेड्स ऑफ एटम्स को मिला के कुछ एक पार्टिकल्स बन गया है ना, थोड़ा सा मोलिक्यूल बन गया जिसको हम देख सकते हैं, तो वो एक मिडिल रेंज में आ जाएगा। तो ये इन बिटवीन में तीसरा डोमेन आ सकता है। स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड, बहुत बड़ा है, एग्जिस्टिंग एंड एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग है, बिकॉज इट डील्स विद द सब्जेक्ट्स ऑफ साइज एज लार्जर यूनिवर्स है ना। हम इसमें इतना डील करते हैं कि एज लार्जेस्ट मतलब 10⁻25 मीटर। यू कैन इमेजिन हाउ लार्ज यूनिवर्स, साइज ऑफ यूनिवर्स में ओनली अर्थ नहीं आएगी है ना, यूनिवर्स में हमारा पूरा स्टार्स, मून, सन टोटल इंक्लूड हो जाए। एंड एज स्मॉल एज 10⁻⁻14 द साइज ऑफ न्यूक्लियस है ना। 10⁻⁻14 मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट चीज़ की हम बात करते हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हम स्टडी करते हैं उसी को बोलेंगे हम स्कोप ऑफ फिजिक्स। चलो नेक्स्ट, द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में क्या ऐसा एक्साइटमेंट है जिससे हम फिजिक्स को पसंद करते हैं, फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं है ना। फिजिक्स में ऐसा क्या है जिससे हमको मज़ा आता है ना। तो फिजिक्स में सब कुछ है, फिजिक्स सब कुछ है, फिजिक्स से ही सभी ब्रांचेस बनी हुई है ना। फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या है, फिजिक्स में जो नए नए इन्वेंशन होते हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं है ना, ये सब फिजिक्स की ऐसी ऐसी चीज़ें होती है फिजिक्स में जिससे हम मज़ा आता है। जैसे कि हम आज मोबाइल यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, फिजिक्स का इन्वेंशन है, फिजिक्स के प्रिंसिपल है जिस पे चीज़ बनी हुई है। क्या हम इसके बिना हमारे लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर क्या हम एक दिन भी मोबाइल के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये सब एक्साइटमेंट है फिजिक्स में जिससे हम और ज़्यादा फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ना। तो हमको इसलिए फिजिक्स में मज़ा आता है कि हम ये सब चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था तो उसकी जो मेमोरी थी वो 1 MB थी, 1 मिलियन बाइट्स है ना, जो कि आज हम हमारे एक छोटे से मोबाइल में ही 25 GB या 60 GB तक के मोबाइल आने लगे, 128 GB के भी आने लगे। तो 1 MB टू इतना GB, और वो जो साइज था 1 MB का वो भी इतना बड़ा था कि एयरक्राफ्ट में उसको लेके गए थे है ना। तो ये सब एक्साइटमेंट है फिजिक्स में है ना। हो सकता है अभी इस जनरेशन में ये एक्साइटमेंट है फिजिक्स में, जब आप आगे जाओगे तो आपके लिए कुछ नया एक्साइटमेंट रहेगा फिजिक्स है ना। जैसे कि अभी आई रहे रोबोट है ना, तो फ्यूचर में आप सबके पास एक रोबोट होगा जो आपको साथ में चलेगा, हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांच ऑफ साइंस। अब फिजिक्स का अदर ब्रांच के साथ में क्या रिलेशन है ना। तो फिजिक्स का अदर ब्रांच के साथ में बहुत ज़्यादा रिलेशन है। अगर यूँ बोले कि फिजिक्स ही सब कुछ है
फिजिक्स से ही दूसरी ब्रांचेस बनी है। मतलब फिजिक्स के बिना हम केमिस्ट्री को, फिजिक्स के बिना हम बायोलॉजी को, फिजिक्स के बिना हम दूसरी ब्रांचेस को स्टडी नहीं करते। तो फिजिक्स सब में मतलब मेन है, फिजिक्स से सभी ब्रांचेस निकले। तो फिजिक्स का रिलेशन हम देखते हैं केमिस्ट्री के साथ। तो केमिस्ट्री के साथ में अगर हमको केमिस्ट्री समझना है, उनके मॉलिक्यूल बॉन्डिंग के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में समझना है, एटॉमिक नंबर के बारे में समझना है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन बाय फिजिक्स फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक दूसरे को बॉन्डिंग, वो किस फोर्स से बॉन्ड करके रखते हैं, फोर्स, उस फोर्स के बारे में फिजिक्स बताता है। अगर आपको फिजिक्स नहीं पता है, फिजिक्स का बेसिक नहीं पता है, तो आप केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। ठीक है। फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी की स्टार्ट ही माइक्रोस्कोप से होती है ना। तो माइक्रोस्कोप किसने बनाया, फिजिक्स वाले ने, है ना। तो अगर जिसको फिजिक्स का बेसिक नहीं पता है, वो बायो के बारे में स्टडी नहीं करता। आप देखोगे कि जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जो मशीनें यूज़ करते हैं सर्जरी में, सब कुछ फिजिक्स है ना। मतलब वो डॉक्टर से ज़्यादा इंजीनियर होता है ना। उसको ऑपरेट करना, उसको अंदर सर्जरी करना, है ना। तो इन सब में क्या लगता है आपका, फिजिक्स लगता है ना। तो बायो से ज़्यादा ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन उसके बेसिक प्रिंसिपल को समझना है हमको, तो सबसे पहले हमको फिजिक्स की हेल्प लेना ही पड़ेगी। बिना हेल्प के फिजिक्स के हम बायो को भी नहीं पढ़ सकते। फिजिक्स का इस तरह से अलग रिलेशन है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वगैरह जो भी यूज़ करते हैं बायो में, सब फिजिक्स से बना। अदर साइंस की बात करें तो जो भी अदर फिनोमिना होते हैं, है ना, ओशियनोग्राफी, है ना, सिस्मोग्राफी, सब में हमारा फिजिक्स के बिना हम उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या यूज़ होते हैं हमारे फिजिक्स के। चलो नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक फोर्स, है ना, फंडामेंटल फोर्सेस इज नेचर। फोर्सेस के बारे में हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था, व्हाट इज फोर्स। तो आप बोलोगे फोर्स में क्या होता है, पुश एंड पुल। तो पुश एंड पुल कोई क्या बोलते हैं, फोर्स, लेकिन एक्चुअली में पुल कुछ नहीं होता है, पुल कुछ नहीं होता। अगर हम मान लीजिए एक बुक रखी है टेबल पर, अगर उसको हम हमारी तरफ खिसकाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, पुल। लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम उसको पुश ही कर रहे हैं। और अगर उस बुक को टेबल से आप दूर हटाते हो तो क्या कर रहे हो, पुश, है ना। तो दोनों ही केस में आप पुश कर रहे हो, तो पुल कुछ होता नहीं है, सभी क्या होते हैं, पुश होते हैं, है ना। लेकिन पुल और कहाँ यूज होता है, कहीं तो यूज होता होगा। अगर डेफिनेशन में आया पुश एंड पुल इफेक्ट, उसको फोर्स बोलते, तो पुल कहीं तो होता होगा। पुल फोर्स कौन होता है, पुल फोर्स होता है कि जब हम किसी बॉडी को कुछ हाइट से थ्रो करते हैं, तो अर्थ क्या करती है, उसको पुल करती है, पुश नहीं करती है, क्या करती है, पुल करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये कौन सा हो गया, फोर्स, पुल वाला। ठीक है। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड और अप्लाइड, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं। दिस में बी मैक्रोस्कोपिक फोर्स, ये फोर्स ऐसे हो सकते हैं जो हम देख सकते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक फ्रिक्शन फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड माइक्रोस्कोपिक जो हमने देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, जो चार्जेस के बीच में लगता है, जो मैग्नेट के बीच में लगता है, एंड इंटर एटॉमिक, एटम के बीच में जो फोर्स लगता है ना। बट ऑल दिस फोर्सेस अराइजेस फ्रॉम सम बेसिक फोर्सेस। अब हुआ क्या है, अब जब आप फोर्सेस की बात करते हो, तो जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमने फिजिक्स के थ्रस्ट एरियाज पढ़े थे। मतलब अगर फिजिक्स को समझना है तो क्या क्या मेन थ्रस्ट एरिया थे, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। अब हमारे पास अगर हम इतने सारे फोर्सेस को पढ़ेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट क्लास में, हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मान लिया जाए हम किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो वापस कहाँ आती है, अर्थ पर आती है। सन के अराउंड अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। मून क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब अगर हम सबको अलग अलग फोर्सेस के बारे में, जब हम इसकी रूट पे जाएंगे कि ये फोर्सेस कहाँ से आए, तो हम देखेंगे कि ये सभी फोर्सेस क्या है, ग्रेविटेशन। जब किसी बॉडी को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो नीचे आती किस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सन के अराउंड अर्थ रोटेट हो रही है, किस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो हम इतने अलग अलग फोर्सेस ना पढ़ के हम क्या करेंगे, हमारा फिजिक्स को पढ़ने में जो मेन थ्रस्ट है वो क्या है कि हम उसको छोटे से छोटा, यूनिफिकेशन या रिडक्शन, कम से कम में हम उसको समझना चाहते हैं। हमारा साइंटिस्ट का यही फोकस रहा है कि कम से कम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाए। तो इसमें क्या हुआ ना, अब जैसे अगर ये बात करें हम कि अगर हम मूव कर रहे हैं, अगर हम चल रहे हैं, तो हमारे अर्थ अर्थ और हमारे फुट के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स।
ठीक है। अगर हम कोई लिक्विड भरा हुआ है उसमें अगर किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस आता है, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स, है ना, जो हम ये सभी फोर्सेस पढ़ेंगे। तो इतने सारे फोर्सेस को अगर किसी बॉडी को हम है ना पुश करते हैं तो हमको मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है ना। और हमने 9th क्लास में बॉइंट फोर्स भी पढ़ा था, है ना, विस्कस फोर्स। और अगर हम सरफेस की बात करें, वाटर सरफेस पर अगर हम किसी एक लोहे की चीज़ को, लोहे की बॉल को रखते तो वो उसमें डिप हो जाती है, लेकिन उसी लोहे से बनी हुई एक स्मॉल या फिर हम बोट की बात कर लें तो बोट उसमें तैरता है, वो डूबता नहीं, है ना। तो वो कौन सा फोर्स हो, सरफेस टेंशन होता है। तो ये अलग अलग फोर्स, इतने सारे फोर्सेस को हम अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनने देखा कि इन सबका रूट क्या है, कहाँ से ये फोर्सेस बने हैं। तो उनको जब इनने पता किया तो ये बेसिकली मेनली दो फोर्सेस ही हुए। वो फोर्सेस कौन से हैं, तो माइक्रोस्कोपिक में ये दो फोर्सेस है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, तो सब में ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम देख सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू मास ऑफ द टू बॉडीज, दो बॉडी के मास के कारण लगता है। ये कैरेक्टरिस्टिक हमेशा ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। इट ऑपरेट इन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हर ऑब्जेक्ट पर काम करता है। और इसकी जो रेंज होती है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब सन तक भी होती है, तो सन इन्फिनिटी हो गया हमारे लिए। और ये वीक फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, लेकिन लॉन्ग रेंज फोर्स। तो ये जो जितने भी फोर्सेस है ये सब किस में आ गया, ग्रेविटेशन। तो एक उसका एक वो बन गया, एक ग्रुप बन गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। ये इट इज़ ड्यू टू स्टेशनरी और मूविंग, ये 10th में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये स्टेशनरी चार्ज के कारण भी हो सकता है और मूविंग चार्ज में, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इट ऑपरेट ऑन चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल पर ऑपरेट होता है। इसकी रेंज भी इन्फिनिटी है और ये स्ट्रॉन्गर है। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद में हमने ये हमारे नेचर में ये फोर्सेस देखा कि जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है ना। क्या काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स को हमने एक कैटेगरी में ले लिया। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कौन सी कैटेगरी में है, ग्रेविटेशनल फोर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओबियसली किसमें आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, क्योंकि जब हम उसको रब करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल कर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दो घटना है। लेकिन जब बाद में देखा कि इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस पे हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और हमने ये पढ़ा कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में सभी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ये कौन सा फोर्स है, ये इस कैटेगरी में नहीं आ रहा था, न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में आ रहा था और न ही ग्रेविटेशन की कैटेगरी में आ रहा। तो फिर बोला कि नहीं, ये इन दोनों से कोई तीसरा फोर्स है। तो चूंकि वो न्यूक्लियस में लग रहा था इसलिए उसका नाम दिया न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना। क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ रह रहे हैं जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, है ना। तो इसका नाम दिया न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये बहुत स्ट्रॉन्गर होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स से भी अराउंड 10 टाइम्स ग्रेटर रहता है ना। तो अब इस न्यूक्लियर फोर्सेस में भी दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो न्यूक्लियस में लग रहा है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उनके जो बीच में लगता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो ये जो फोर्सेस होते हैं ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होता है। मतलब आप सोच लो न्यूक्लियस की जो साइज है वो 10⁻⁻⁻14 -15 उतनी, बेस अगर उससे 14 से 15 साइज हुआ या 15 से 16 साइज हुआ तो फोर्स काम नहीं करे, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना। तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। और एक होता है वीक, नेक्स्ट है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ऑपरेट विद इन न्यूक्लियन। ये न्यूक्लियन में जैसे कि अल्फा पार्टिकल, ये अब 12th में पढ़ोगे, जब अल्फा पार्टिकल और डीका पार्टिकल उससे रेडिएट होते हैं रेडियो एक्टिविटी में, तो उनके बीच में जो फोर्सेस होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये हमने बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करी। बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके अलावा कोई फोर्सेस नहीं होते, बस ये 4 फोर्स हैं
चार फोर्स में सभी फोर्सेस आ गए, उसमें फ्रिक्शन फोर्स आ गया, उसी में विस्कस फोर्स आ गया, उसमें ही हमारा मस्कुलर फोर्स आ गया। सभी फोर्सेस इन चार कैटेगरी में, इन चार कैटेगरी के अलावा कोई दूसरे फोर्सेस नहीं रहेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस चार होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इसके अलावा कोई दुनिया में कोई दूसरा फोर्स नहीं, सभी इन ही फोर्सेस के अराउंड आते हैं। तो ये हमने क्या किया, यूनिफिकेशन कर लिया, उनका रिडक्शनिज्म कर लिया, है ना। तो ये मेनली थ्रस्टेड है, जब भी आपको फिजिक्स पढ़ना है तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कम में हम चीज़ों को समझ सके और पढ़ सकें। चलो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम देखते हैं, कंजर्वेशन लॉ। हम कंजर्वेशन लॉ छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ना। कंजर्व मतलब पूरे यूनिवर्स में जब भगवान ने यूनिवर्स बनाया है तो इसमें जो एनर्जी दी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बस उसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। इन एनी फिजिकल फिनोमिना गवर्न बाय डिफरेंट फोर्सेस सेवरल क्वांटिटी डू नॉट चेंज विथ टाइम, दिस स्पेशल क्वांटिटी आर कंजर्व क्वांटिटी इन नेचर। ये कंजर्व होती है। जैसे फॉर मोशन अंडर कंजर्व टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अगर हम मोशन में बात करें तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी बॉडी की, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है ना। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, हमेशा वो कंजर्व रहती है, बस उसका आप फॉर्म चेंज कर सकते हो। द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज बिलीव्ड टू बी कांस्टेंट, हमेशा वो एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। तो ये एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास भी कंजर्व रहता है, मास को भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। बाद में आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया, मास एनर्जी रिलेशन, है ना। तो उनने मास का नहीं बोला, उनने मास एनर्जी, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओनली मास कंजर्व नहीं रहता, मास एनर्जी कंजर्व रहता है। तो बाद में ये मॉडिफाई हुआ, उससे पहले हम पढ़ रहे थे कि मास भी क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आता मोमेंटम, 9th में पढ़ा था मोमेंटम, P इक्वल्स टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व रहता है ना। मान लीजिए एक बॉडी है, वो भी 1 वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो जो टोटल मोमेंटम अगर सिस्टम का बात करेंगे हम कंबाइन, तो वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज को भी आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस यहाँ पर भी आपका एप्लीकेबल होगा। तो सभी जगह हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लेटर देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एट्रीब्यूट कॉल्ड ब्रेयर नंबर, लेप्नॉन नंबर एंड सो ऑन। ये अलग मैटर है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। एंड लास्ट है हमारा द लॉ ऑफ नेचर डू नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ स्पेस ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं हम लोअर एनर्जी लॉ, मतलब हमारी ये किसी भी सिस्टम की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहती है। जैसे कि हम बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हमारी इच्छा नहीं होगी कि हम यहाँ से उठ के जाए, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए हम स्कूल जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि दौड़ के जा रहे हैं, तो हमारी क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, तो फिर क्या करेंगे, हम थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, लेकिन पैदल पैदल जाएंगे। अब उसके कंपेयर में उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर अपनों किसी बाइक वाला जा रहा है, उसने लिफ्ट दे दी, तो हम उस पर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोअर एनर्जी स्टेट में रहे। अब पहले दौड़ रहे थे, ज़्यादा एनर्जी स्पेंड हो रही थी, फिर हम चलने लगे, और कम एनर्जी स्पेंड हुई, बाइक पे बैठ गए, लिफ्ट ले ली, और कम एनर्जी, है ना। और हमको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो हम ट्रेन से चले गए, सो के चले गए, और एनर्जी कम, है ना। तो इस तरह से ये स्टेट होती है कि हम हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हमको फिजिक्स पढ़ने से पहले इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स क्या होते हैं, क्या बेसिक लॉ होते हैं, है ना, क्या साइंटिफिक मेथड्स होती हैं, फिजिक्स होता क्या है ना, कंजर्वेशन लॉस क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पूरा कंप्लीट स्टडी, डिटेल स्टडी की। नेक्स्ट में हमारा इसमें बस हमको जो जो इन्वेंशन हुए उनके साइंटिस्ट के नेम, उसका इन्वेंशन और उसका ईयर, वो एक और टॉपिक है, तो वो और आपको पढ़ना है। बाकी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट हम यूनिट एंड मेजरमेंट हम स्टार्ट
कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।